श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज बहुत हर्ष के साथ अपने स्टूडियो में अपने मेहमान के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, ये जीवन एक बहुत अमूल्य जीवन है जिसकी कदर करना हम सबका कर्तव्य बनता है और इसी में हमें खुशी मिलती है। सच बात ये है कि इस अमूल्य जीवन की सही महत्वता अगर हम जानना चाहते हैं तो हम अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ अलग अलग मरीजों का हाल देखें तो हमें ये लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए तो मेरे जैसा शायर ये कहता है कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। साथियों, इस जीवन में इतना कुछ अमूल्य हमें मिला हुआ है, अगर उसका रत्ती भर भी अंश हम उससे वंचित होते हैं तो तड़प उठते हैं कि परमात्मा हमसे क्या गलती हो गई जो हमारा दायां हाथ या बायां हाथ या दाईं टांग या बाईं टांग या शरीर का और भी कोई अंग हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम छटपटा उठते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जहां हम एलोपैथी के डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और आपसे उनकी बातचीत रूबरू कराते हैं, हमारे बीच में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कंचन आज पुनः हमारे बीच आई है। मैं और प्रवीण जी बैठ के उनसे बहुत सी बातें ऐसी समझना चाहते हैं जो बहाना तो हम बनेंगे, लेकिन बात हम अपने श्रोताओं के लिए करेंगे। आमतौर पर लोग सुनते तो हैं कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दो ब्रांचेस और भी हैं जिनका सहारा लेकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत सी अनबुझ हमारी बातें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन डॉक्टर कंचन, जो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा अध्ययन कर चुकी हैं और बड़ी श्रद्धा और कमिटमेंट के साथ अनन्य भाव से उन्होंने अपने विषय को बड़े अच्छे से आत्मसात किया हुआ है। मैं ऐसे डॉक्टर को नतमस्तक होते हुए उनके ज्ञान को, उनके विद्या को सलाम करता हूँ और डॉक्टर कंचन, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपसे ओवरऑल इस बात को जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक जो सिद्धांत, ज्ञान, थ्योरी, प्रैक्टिस आपने समझी, पढ़ी है, अगर वो आपको हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं को इम्पार्ट करनी पड़े तो किस ढंग से आप उसको इम्पार्ट करना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मुकेश सर का, प्रवीण सर का और इस रेडियो मंच की कि इन्होंने मुझे बुलाया और इनके शब्दों ने मेरे को अनुग्रहित किया है। इनके इतने शब्द मेरे लिए और संहिता के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे सर ने कहा कि हम आयुर्वेद या होम्योपैथ या कोई भी लाइफ साइंस ले लें, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसे हम कैसे समझें, बेसिक्स कैसे हम उसके जानें।
सबसे पहले आजकल जो हम बीमारियां देख रहे हैं, ऐसी बीमारियां जिनका कभी कभी ट्रीटमेंट ही संभव नहीं होता, यस, ये क्यों होती है, उस बेसिक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत जब होती है हमारे स्वास्थ्य की या स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी की, वो हमारी दिनचर्या से होती है। यस, दिनचर्या हमारी कैसी है, पहले कैसी थी, अब कैसी है और कैसी होती जा रही है, इन बातों पे निर्भर करता है। यस, हमारे पहले जो पूर्वज थे वो कितना लंबा जीते थे, 100 Yes. साल जीते थे। आज भी ऐसे लोग जीवित हैं जिनकी 100 से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। जी, तो बस और ये वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। जी जो आज के जो हमारे जैसे एज के लोग हैं, हालांकि कोई लोग- लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है, लेकिन साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी जुड़ गई। या हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। हाँ, वही मैं यस, बोल रहा हूँ। यस, या तो हम किसी दवाइयों पे जी रहे हैं, या बिना किसी दवाइयों के आज जीना बहुत मुश्किल है। यस, यस, तो हम उसी को समझेंगे हाँ। कि पहले की चीजें ऐसी क्या थी, क्या आयुर्वेद में लिखा है कि लंबा कैसे जिया जाए, जी। स्वास्थ्य को कैसे लंबा किया जाए। यस, तो सबसे पहला जो मैं अभी बोलना चाहूंगी, हमारे उठने का समय। ब्रह्म उत्तिष्ठेत, ऐसा चरक संहिता के हमारे वाग्भट ने अष्टांग हृदय में दूसरे अध्याय में कहा है। दूसरा अध्याय सिर्फ दिनचर्या पे है। हमारे तीनों जो आचार्य हैं उन्होंने दिनचर्या पे बहुत बड़े अध्याय लिखे हैं। तो उसमें पहली बात यही बोलते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी, सूर्य उगने से करीब 45 मिनट पहले का ये समय बताया जाता है। ओके, जो हमारी गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग समय आता है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं हो सकता। राइट, तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है कि हमें उसमें ही उठना चाहिए। सबसे पहले हमारे जो दोष हैं, 3 एलिमेंट्स हैं शरीर के, वात पित्त और कफ, या यूं कहे पंच महाभूत हैं, वो बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और बोला जाता है कि जब ये सम अवस्था होती है तो ये हमारी बॉडी और माइंड की सबसे हाई ग्रेस्पिंग पावर होती है। ओके, बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय बोला जाता है। जो उस समय पढ़ा वो उतना जल्दी और उतना लंबा याद रहता है। उस समय हम देखेंगे कि हमारे दिमाग के आसपास, हमारे माइंड में डिस्टरबेंस बहुत कम रहता है। हमारा सत्व सबसे हाई रहता है। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने दिन के दूसरे समय से, तो इसमें सबसे कम डिस्टरबेंसेस रहती हैं। और जिन लोगों को अध्यात्म में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली जागृत होना है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ऐसा भी कहा गया है, जो हिमालय में साधु संत तपस्या कर रहे हैं, जितने भी संत हुए हैं हमारे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। तो वो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में वो उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो पात्र होते हैं अध्यात्म के, या पात्र होते हैं अपनी लाइफ के उद्देश्य के ज़्यादा करीब जाने के। तो वो उनसे कनेक्ट करते हैं, वही साधु संत ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं थ्रू किस तरह वाइब्रेशन। हाँ, मैं यही जानना चाहता थ्रू था। वाइब्रेशंस। तो आदमी को पता कैसे चलता है कि somebody is trying to connect? ऐसा कुछ आइडिया है? ये सर, जैसे हम देखते हैं, हम रेडियो पे बात कर रहे हैं, हम रेडियो पे बात कर रहे हैं, या अभी हम फोन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ रहे हैं, उसी ऐसी वाइब्रेशन जो हमारा अनुमान, हमारी अपेक्षा से ऊपर है, जो हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, कॉमन इंसान आज के समय में नहीं सोच सकता, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं। जो वाइब्रेशन, जैसे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उन वाइब्रेशंस को पकड़ रहे हैं हम, वैसे ही वो दिमाग की शक्ति, दिव्य शक्तियों से कनेक्ट होते हैं। जो इंसान स्पिरिचुअली जितना अवेक होगा, वो उतना उन लोगों से कनेक्ट कर पाएगा, और साधु संत उनसे कनेक्ट खुद करते हैं। वो खुद कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से जुड़ने की। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त एवरेज पर्सन या फिर कॉमन इंसान की जो शुरुआत है, वो इससे करे कि कम से कम वो सुबह उठ जाए, बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें, जीवन का जो उद्देश्य है उसके लिए सोचें, वो प्लान करें। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। जो मैंने आपको लेवल बताया संतों का, ये बहुत हायर लेवल है। तो वो लाइफ के जब वो पॉइंट आएगा तो वो खुद महसूस हो जाएगा। जी। तो आप
थोड़ी सी आपने बात इनकम्प्लीट रहेगी शायद, थोड़ी सी जो हाँ, कंप्लीट वही- आप करना चाह, हाँ बस पूछिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपने ये बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जी सर। इससे आगे बताएं। हाँ, जैसे ही हम उठते हैं तो उसके बाद हमारा जो पहला काम रहता है वो होता है हमें शरीर चिंता निर्वर्तित, शरीर और हमें मन की चिंताओं को उनका निर्वर्तन करना है, Yes. उनसे छूट के रिलैक्स होना है, राइट। मल का त्याग करना है, शरीर की चिंताओं का त्याग करना है और रिलैक्स होके अपने आने वाले दिन की प्लानिंग करनी है। ये इससे जैसे ही हम असल में क्या होता है, जो हमारा दोष एक्टिव होता है सुबह उठने के बाद, वो बात दोष एक्टिव होता है। शरीर मशीन जो है, शरीर नामक जो मशीन है वो धीरे धीरे एक्टिव होती है। तो अगर नेचुरल लाइफ साइकिल रहती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो नेचुरल रहती है, तो हमारा मलों का त्याग होता है। तो मलों का त्याग करने के बाद हम अपने आने वाली क्रियाओं को कामों को प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर कंचन, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा। जी सर। इस बात को साधारणतः लोग समझते हैं कि उठ के सुबह आपको अपने शरीर के मल को जो है उसका विसर्जन करना है, लेकिन जो मनों के विकार हैं जी, उनसे आदमी किस तरह से छुटकारा पा सकता है जानते हुए। मान लीजिए मैं वो सुबह उठते ही मेरे मन में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं जिनको मैं त्यागना तो चाहता हूं, लेकिन मैं त्याग नहीं पाता। उसके लिए भी आयुर्वेदिक में कोई उपाय या बात की गई? बिल्कुल सर। ये मन के जो विकार हैं, स्पेशली मन अफेक्ट होगा तो हमारा शरीर भी अफेक्ट होगा। यस। तो इसकी सर शुरुआत जो है हमें कहीं से करनी पड़ेगी। यस। या तो हम एक दिन, जैसे मैंने कहा, सुबह जल्दी उठने से। हाँ। जल्दी उठने से पहला तो ये है कि हमने अगर अपना पूरा पिछला दिन अच्छे से व्यतीत किया होगा, समय पे खाना खाया होगा, और ऐसी जो जो चीजें हम करने वाले हैं पूरे दिन में, जो मैं आपको अभी आने वाले सेशन जैसे बढ़ता जाएगा वो बताऊंगी। उससे क्या है, एक शरीर की सम अवस्था बनेगी, मन के विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उनका शमन होगा, पैसिफाई होंगे, शांत होंगे। नहीं तो उपाय क्या है? सिमरन करने से, या कोई ग्रंथ का अध्ययन करने से, या क्या ऐसा उपाय है? आमतौर पर जैसे बड़े बुजुर्ग माला फेरते हैं, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, कुछ रामायण का पाठ करते हैं, कुछ गीता का पाठ करते हैं। तो आपकी इस आयुर्वेदिक विधा में क्या बेस्ट सजेस्ट किया गया है जिससे कि मन के जो विकार हैं वो छुटकारा भी मिले और आगे राइट डायरेक्शन में वो आपको लेके जाएं? उसके लिए भी कोई उपाय है या नहीं है? जी सर, मन के विकारों के लिए चिकित्सा बताई गई है। मन के जो काम होते हैं, चिंता करना, बहुत ज्यादा अति चिंता की अति हो जाना, मन का विकार कहलाया गया है। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 चीजें हैं कि ज्यादा चिंता करने से शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है। ओके। मैं आपको चिकित्सा बताती हूँ। आप दिन में सुबह उठने के बाद 2-2 अणु तेल नाक एक नॉस्ट्रिल में डालिए। तो उससे क्या होगा, तेल वो जो मन में उठ रहे हैं विचार और शरीर में वात दोष की वृद्धि हो रही है, उसका शमन होगा, उसकी शांति होगी। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो जैसे ही हमारा पेट साफ होता है तो वैसे ही हमने महसूस किया है कि हमारा मन भी आधा शांत वहीं हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारी दिनचर्या में अभ्यंगम यानी पूरी शरीर की ऑयल मसाज के बारे में बताया गया है। ऑयल मसाज मेनली अगर हम पूरे शरीर की ना कर पाए तो कम से कम सर,
हाथ और पैरों की करनी है। ठीक है। और नाभि में हमें तेल लगाना है। ओके। तेल क्या करता है, जो हमारे मन में और शरीर में एक ड्राइनेस, शुष्कता आ गई है, ठीक उसको है। कम करता है। राइट। तेल और हमारे सर का ये हिस्सा, नाभि का हिस्सा, हाथ के बीच के हिस्से, इनको तल हृदय बोलते जिसको हैं। तालु, हाँ, यहाँ तालु कहते हैं तालु इसको। जी कहते हैं। हम्म। नाभि और हाथ के 2 हिस्से और पैर के नीचे के 2 हिस्से, इनको तल हृदय बोलते हैं। इसमें हम तेल की मालिश करते हैं तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हमारे मन और शरीर में होती है, ठीक। जिससे जो विकार हो रहे हैं, ज्यादा सोचने से भी विकार हो रहे हैं, वो शांत हो जाते हैं। और हमें जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, दिनचर्या सही होगी, मन के विकार भी अपने आप कम होते जाएंगे। और पूरे दिन का जब लास्ट में हम सोते हैं, स्वाध्याय करते हैं कि हमने फिजिकली क्या क्या काम किए, मेंटली क्या क्या काम किए, पूरे दिन में जो भी काम हुए हैं। हमारे ग्रंथ में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, स्वाध्याय करने से, मात्र स्वाध्याय करने से हमें सुख, शांति, ऐश्वर्य और मोक्ष, मोक्ष, परलौकिक मोक्ष, जिसमें पुनर्जन्म का भी साइकिल है वो खत्म हो जाता है, वो मिलता है। ठीक है बात। जी देखिए डॉक्टर कंचन, जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप बहुत से सिद्ध पुरुषों के साहित्य का अध्ययन करें, आपने बीच में एक शब्द का प्रयोग किया कि जागरूक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये सब बात करना जरूरी है। तो मैं ये सब समझता हूँ कि अध्यात्म और जागरूकता एक साइड बाय साइड चलने वाली अवस्था है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है और है, वो बिना जागरूक हुए रह नहीं सकता। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति से जब ये पूछा गया कि कृपया हमें एक वाक्य में ये बताइए कि हमें आपके जाने के बाद जीवन का निर्वाह कैसे करना है, तो उनके द्वारा एक शब्द ही कहा गया, अपम दीपम भवा, कि अपने दीपक स्वयं बनो। और ये जो अपने दीपक स्वयं बनने वाला जो संदेश था, वो सिर्फ वही है कि यू कीप ऑन गेटिंग अवेकन्ड। जी कृष्णमूर्ति भी बार बार इसको कॉन्टिन्यूअस अवेयरनेस का नाम देता है। तो मैं ये समझता हूँ आप बिल्कुल उचित फरमा रही हैं कि आयुर्वेदिक को अडॉप्ट करते हुए या कोई भी व्यक्ति जो अध्यात्म में उतरना चाहता है, उसको साथ साथ जागरूक होना अति आवश्यक है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, मैं थोड़ा सा बोलना पसंद करूंगा। ये तो हम बात कर रहे थे जो अध्यात्म की तरफ उतरना चाहते हैं। एक कॉमन आदमी के लिए, जो मैंने सुना कि उठते ही पानी पीना, पानी का क्या महत्व है, उठते ही उसको क्या डाइट खानी है, जैसे चाय पी ली या कुछ करना, आप उसके बारे में थोड़ा कॉमन आदमी के लिए बताइए। पानी का क्या महत्व है, उठते ही पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्या है, और कितना पानी पीना चाहिए कॉमन आदमी के लिए, ये सब। हमने आजकल ये भी देखा है, उठते ही हमारा मलों का उत्सर्ग नहीं होता है। काफ़ी जो आम इंसान है इसमें भी मुश्किल महसूस करता है। लेकिन आजकल ये भी प्रचलन में है कि 1 या 2 ग्लास पानी पी लो, उसमें नींबू या फिर शहद डाल के पानी पी लो। हमें पहले ये समझना होगा, जैसे ही हमारा शरीर उठता है, जागता है, तो हमारा शरीर का जो अंदरूनी माहौल होता है वो स्लो डाउन रहता है, शांत होता है, धीरे धीरे एक्टिव हो रहा होता है। हम नेचर में भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे, हल्की भीनी भीनी सी धूप आ रही होती है, सभी पत्तियां खिल रही होती हैं, फूल खिल रहे होते हैं, वही शरीर का माहौल होता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें हल्का सा उसमें, जैसे आपने कहा क्या करनी चाहिए, पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी जनरली 1 कप हल्का गुनगुना पानी पिए।
1 कप से ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी हमारी अग्नि को ध्वस्त कर देगा, तहस नहस कर देगा। 2 से 3 गिलास पानी जो पी रहे हैं उनको आगे जाके इंडाइजेशन की समस्याएं होंगी, रोज रोज उनको पेट साफ नहीं होगा। जिनको चाय पीने से पेट खुलता है, वहीं भी यही साइंस है कि हल्का सा कुछ गर्म पी लीजिए, गर्म चीज एक्टिव कर देगी, आपकी चाय की आदतें भी छूट जाएंगी, क्योंकि चाय जिन लोगों को नुकसान कर रही है तो उनको भी ये बहुत फायदा देगा। और कुछ हर्ब्स आते हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, तो हर्ब्स उन पानी में अगर डालते हैं तो उससे भी उनको फायदा मिलेगा। कौन कौन सी हर्ब्स? जैसे तुलसी हो गई, अदरक हो गया, त्रिकटु एक पाउडर आता है, त्रिकटु थोड़ा सा उबाल के उसकी अगर चाय भी पीते हैं या चाय में मिला के लेते हैं तो वो भी फायदा करती है जनरली। ठीक है जी सर। तो आज के हमारे इस टॉपिक में एक तो प्रोमिनेंट बात ये सामने आई कि प्रयास ये रहना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठे और उसके बाद अपनी साधारण दिनचर्या को फॉलो करें। इसके संबंध में कुछ और आप बात ऐड करना चाहेंगी, या हम अगले लेक्चर में इससे आगे की बात को लेना पसंद करेंगे? जी सर, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें सुबह उठ के कुछ काम जो है कौन कौन से पहले करने चाहिए। तो जैसे ही हम शौच से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद एक आता है दातुन हमें करनी चाहिए। दातुन किस हर्ब की, या फिर हर देश के हिसाब से, देश में यहाँ लूँगी हर जिला हर राज्य के हिसाब से वहाँ की कुछ हर्ब्स होती हैं, रीजनल हर्ब्स होती हैं। आयुर्वेद में जो हर्ब्स लिखी हैं वो है अर्क, वट वृक्ष, खदिर, करंज और अर्जुन। इनकी स्टिक्स होती हैं, उससे दातुन करनी। नीम का प्रयोजन काफी लोग करते हैं। हाँ, रीजन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नीम नहीं होता है, जहाँ पे नीम होता है वो ज़रूर नीम करें। जैसे हमने उत्तरी राज्यों में देखा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ अखरोट ज़्यादा होता है, तो अखरोट की लोग दातुन करते हैं। तो उस हिसाब से जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं वो दातुन कर सकते हैं, बजाय हम केमिकल यूज़ करें। अखरोट तो वैसे भी काफी गर्म होता है, तो दातुन नुकसान करता है क्या उसका? लेकिन कुछ लोग करते हैं दातुन। अखरोट डेली बेसिस पे हम देखेंगे, अगर रोज करते हैं तो उससे होंठ फट जाते हैं, पूरा सूख जाता है। यही कह रहा हूं। तो इसीलिए कोई भी हम दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, अगर हम प्लान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति प्लान कर रहा है, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नज़दीकी या किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। ओके, हाँ ठीक है। वैसे तो डॉक्टर कंचन, आजकल सभी तरह की पेस्ट अवेलेबल है, नीम की भी है, और जितने भी और आपने बताए हैं उन सब आयुर्वेदिक पदार्थों की पेस्ट तैयार कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ईजिली अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो सारे अलग अलग पेस्ट में जो किसी को सूट करे वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपकी बात ये कहना बहुत सही है कि एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे मैटर करती है। लेकिन हमें बहुत कुछ है फिर, अगर उस मामले में हम देखेंगे तो बहुत कुछ है जहाँ पर नेचुरल चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। वैद्यों ने अपने पेस्ट बनवाए हैं, या फिर कुछ ऐसी जेन्युइन ब्रांड्स हैं जो धन्वंतरी वगैरह के बने हुए हैं सब पेस्ट। जी सर, ऐसी अगर हम ढूंढने निकले तो ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। मैंने बहुत पुराना पढ़ा हुआ जी सर, है ना, ऐसे पेस्ट। जी सर, तो उस हिसाब से जो भी हर्ब्स के हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। मंजन भी आते हैं, सुश्रुत संहिता ने हमारे सुश्रुताचार्य ने मंजन का खास तौर पे जिक्र किया है। त्रिकटु पाउडर, शुंठी, मरीच और पिपली, इनका पाउडर बना के मंजन करना भी बहुत अच्छा रहता है। तो इससे हमारे पूरे मुख की सफाई हो जाती है। एक डॉक्टर साहब सवाल बड़े लाइटर मूवमेंट से पूछूंगा। आजकल काफी लोगों को तो डेंचर लगे हुए हैं, तो ये चीजें वहाँ हेल्प करेंगी क्या? जी सर, इसलिए समय से
एज के अकॉर्डिंग हमें दिनचर्या हम खुद पे ना कर सकें, कम से आने वाली पीढ़ी के लिए वो उनको चीज़ें समझा कर सकें। सकते हैं। अवेयरनेस हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। हाँ, डेंचर की आप बात कर रहे हो, तो हमारे टूथपेस्ट या फिर हर्बल पेस्ट करना या दंत मंजन करना सिर्फ दांतों के लिए नहीं, पूरे मुंह के लिए गम्स वो के लिए। अच्छा रहता है। तो हमारे सलाइवा सिक्रेशन होता है, हम कुछ खाते हैं, हमारी जीभ की सफाई उसमें मैटर करती है, और आसपास कान, आँख, नाक, इन सब की सफाई हो जाती है इन हर्ब्स से। जो हमारे आचार्यों ने, आप्तों ने मेंशन किया है, वो सिर्फ एक ऑर्गन को मद्देनजर ना रखते हुए पूरे शरीर को एज अ होल चीज। वैसे भी मैंने जो आयुर्वेदा पढ़ा है, होलिस्टिक सिस्टम कहलाता है। जी सर। आयुर्वेदिक इज अ होलिस्टिक सिस्टम। जी सर, तन, मन और हाँ, धन, हाँ। तीनों का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताया गया है। तो डॉक्टर कंचन, मैं ये समझता हूँ कि आज की इस वार्ता में हम अपने आप को यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रख के चलते हैं, जी सर। और आने वाले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानेंगे कि जो दैनिक दिनचर्या है वो सुबह उठ के तैयार होने में, प्लस सुबह का कार्यक्रम से किस तरह शुरुआत करनी चाहिए, ये बात हमने थोड़ी सी आज आपसे समझी और जानी, और आने वाले लेक्चर में हम आगे दिन की दिनचर्या के बारे में आपसे जानेंगे। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा हमारी लेडीज श्रोताओं के लिए, आप बताएं फेस पे ग्लो कैसे लाएं, क्या उपाय करें, सो दैट दे कैन लिसन टू यू एंड डू इट प्रॉपर्ली। जी सर, आज के जनरेशन का बहुत बड़ा मुद्दा ये है। हाँ। Yes. Glow. महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में, हाँ, दोनों का ये मुद्दा देखने को हमें मिलता है। तो फेस पे ग्लो सिर्फ क्रीम लगाने से, या फिर आजकल की जो मार्केटिंग में हम देखते हैं क्रीम, ब्रांड्स की क्रीम लगाने से वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। उल्टा हमारी स्किन और बूढ़ी होती चली जाती है। Yes, yes. 20-25 की उम्र में रिंकल्स, स्किन की ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें करीब 40 की उम्र में भी नहीं होती थी। तो इसका बहुत सिंपल लॉजिक अगर हम देखेंगे, पहला है हमारा न्यूट्रिशन, हम क्या खाएं, हमें क्या खाना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं, वो सही नहीं है तो हमारी स्किन क्या, हमारी बॉडी भी सही नहीं है। Yes. दूसरा है, अब बात आती है कि हम फेस में ग्लो कैसे, हमने खाना सही कर लिया लेकिन फेस पे क्या अप्लाई करें, क्या नहीं अप्लाई करें। तो इसमें देखिए, पहला एक मैंने बीच में डिस्कस की थी बात, अभ्यंगम, ऑयल मसाज। ऑयल हमारी पूरी बॉडी में स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्किन कोई भी है, फेस की है, बॉडी की स्किन है, ऑयलिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हमारी स्किन बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ी हो रही होती है तो वो यंग हो जाती है, जवान हम ज़्यादा दिखने लगते हैं, रिंकल्स गायब हो जाते हैं, फेस पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं वो भी कम होने लगते हैं, क्योंकि ये ऑयल की क्वालिटीज़ हैं कि वो स्किन के अंदर जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है। कौन सा ऑयल रिकमेंड करती हैं आप? फेस के लिए देखिए, अगेन ये प्रकृति पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किसी पर्सन को क्या स्किन की दिक्कतें हैं, नॉर्मली क्या दिक्कत है, और किसी को सिर्फ रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं। जनरली मैं कुछ बताती हूँ, जैसे शतधौत घी क्रीम आती है एक, या हम घर पे भी उसको बना सकते हैं। इस घी को हम जो पस से भरे हुए पिंपल्स होते हैं, जो गर्मियों में पिंपल्स आ जाते हैं या उन एक्ने के दाग हो जाते हैं, तो उनको अगर हम फेस पे लगाते हैं तो स्किन में ग्लो भी आता है, डार्क स्पॉट्स भी कम होते हैं, और स्किन पे की सेंसिटिविटी ज़्यादा है जिनकी, उनको ये बहुत फ़ायदा करती है। एक एलादी तेल है, एक कुमकुमादी तेल भी बहुत प्रचलित है, तो इससे रिंकल्स में बहुत फ़ायदा मिलता है। रिंकल्स के साथ साथ फेस के डार्क स्पॉट्स, इन सभी में जितने भी ऑयल्स हैं, जितनी भी क्रीम्स हैं, उनमें फ़ायदा मिलता है। फिर फेस पैक भी आते हैं, अलग अलग हर्ब्स के पैक्स आते हैं वो। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा विषय है जिस पर आप जितना हमारे श्रोताओं को बताएंगे उतना ही वो ज़्यादा सुनना चाहेंगे। कारण ये है, ये दिस इज़ ए नीड ऑफ द आवर, और हर एक एज के लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हम आगे का
एक और एपिसोड निर्धारित करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अगली बार इसके बारे में हमें बताएं। और श्रोताओं, मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी जितनी बातचीत हुई है इसमें बहुत कुछ हम सब लोगों के लिए सीखने को है। आपके जो भी प्रश्न हो आप हमें भेजिए। डॉक्टर कंचन ने अपना फ़ोन नंबर पिछली बार शेयर किया है। ये जो वीडियो हम डालेंगे ये आप YouTube पे भी देखेंगे, Facebook पे भी देखेंगे और भी हमारे जितने सोशल मीडिया के साधन हैं उन सब जगह पर आपको ये सुनने और देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर कंचन का पुनः आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।